नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पौधे की, गोल्डन सील। या हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस। हाँ, हमारे पास जो दस्तावेज है वो इसके बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें बताता है। असल में हर उपचार की अपनी एक कहानी होती है, एक पहचान होती है। बिल्कुल। तो आज हम हाइड्रास्टिस के किरदार को समझने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह के इंसान की कहानी है और जो तस्वीर उभरती है वो है एक थके हारे, निराश शरीर की, जिसके हर हिस्से से उसकी कमजोरी, कह सकते हैं, रिस रही है। आपने बहुत सही तरीके से इसकी भूमिका बांधी है। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं। ये वाकई एक पूरी शारीरिक और कुछ हद तक मानसिक स्थिति की कहानी है। अच्छा। और इस कहानी को समझने की शुरुआत होती है श्लेष्म झिल्ली से, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से। हाँ। ये हाइड्रास्टिस का कैनवस है जिस पर वो अपनी पूरी कलाकारी दिखाता है। दस्तावेज में इसे वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशंस कहा गया है, यानी घिसी पिटी शारीरिक बनावट। जी, खासकर बुजुर्गों का उपचार। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। दस्तावेज में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान बताई गई है वो है इसका स्राव। हाँ, इसका डिस्चार्ज। इसमें लिखा है गाढ़ा पीला चिपचिपा और रस्सी जैसा। बिल्कुल रस्सी जैसा। ये शरीर में लगभग हर जगह से निकलता है। जी, और ये रस्सी जैसा या रोपी शब्द ही इसका असली कीवर्ड है। इसे ऐसे समझिए जैसे सामान्य बलगम पानी की तरह है, तो हाइड्रास्टिस का स्राव गोंद या कह लीजिए शहद जैसा है। अच्छा। गाढ़ा चिपचिपा, जैसे खींचने पर एक तार सा बनता है। यही इसकी खास पहचान है, चाहे वो नाक से निकले, गले से, पेट से या कहीं और से। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही आम लक्षण है जिसका जिक्र है पोस्ट नेजल ड्रिप। हाँ, बहुत कॉमन है। मतलब नाक के पिछले हिस्से से गाढ़ा बलगम गले में टपकते रहना, और इसके कारण मरीज को लगातार खंखारने की इच्छा होती है, गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। हाँ, और ये खंखारना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये शरीर की एक कोशिश है उस चिपचिपे बलगम से छुटकारा पाने की जो गले में अटक गया है। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये स्राव सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है। अच्छा। दस्तावेज हमें बताता है कि ये शरीर की एक अटॉनिक यानी कमजोर अवस्था का संकेत है। एटॉनिक, इसका मतलब क्या है? क्या इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। अटॉनिक का मतलब है बिना टोन के। आप शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स या मांसपेशियों को एक रबर बैंड की तरह सोचिए। ठीक है। एक स्वस्थ रबर बैंड में खिंचाव और मजबूती होती है, यानी टोन होता है। लेकिन जब वो ढीला पड़ जाए, अपनी लचक खो दे, तो वो अटॉनिक हो जाता है। समझ गई। हाइड्रास्टिस की स्थिति में शरीर की झिल्लियां और ग्रंथियां इसी तरह ढीली और कमजोर हो जाती हैं। वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और नतीजा होता है ये असामान्य गाढ़ा स्राव। तो ये सिर्फ नाक गले की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कमजोरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कमजोरी सिर्फ बलगम तक ही नहीं है, ये शरीर में और भी गहरी है, और शायद इसीलिए इसका जो असर है वो पाचन तंत्र पर इतना गहरा है। हाँ। मैं इस दस्तावेज में एक लाइन पढ़ रही हूँ और ये वाकई हैरान करने वाली है। इसमें लिखा है कि पेट में लगातार एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जिसे गॉन फीलिंग कहते हैं। जी, गॉन फीलिंग। और सबसे अजीब बात यह है कि यह एहसास खाने के बाद भी दूर नहीं होता। यही तो हाइड्रास्टिस का सबसे अनोखा और हैरान करने वाला लक्षण है ना? आमतौर पर पेट खाली होने पर भूख लगती है और खाना खाते ही पेट भरने का एहसास होता है, लेकिन यहाँ मरीज पेट भर के खाता है पर उसे अंदर से खोखलापन, एक खालीपन महसूस होता रहता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। ऐसा शारीरिक रूप से क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी एहसास है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ दिमागी एहसास नहीं है। अच्छा। ये पाचन तंत्र की उसी एटॉनिक अवस्था का नतीजा है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसे एटॉनिक एसिडिटी भी कहा गया है। और पचाने का दबाव नहीं बना पा रही हैं। पेट में खाना तो है, लेकिन शरीर को वो ऊर्जा और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए वो गॉन फीलिंग बनी रहती है। बिल्कुल। ये पेट के अल्सर में भी बहुत कारगर हो सकता है, जहां पेट की परत कमजोर हो गई हो। पेट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, और जाहिर है जब पेट ही कमजोर है तो इसका असर जिगर पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। पेट और जिगर साथ साथ काम करते हैं। दस्तावेज में जिगर से जुड़े लक्षणों और खासकर जीभ के बारे में बहुत स्पष्ट बताया गया है। जीभ में क्या खास है? पीलिया के साथ एक खास तरह की जीभ मिलती है, बड़ी, ढीली ढाली, चिपचिपी, और उस पर एक पीली मोटी परत होती है। ओके। सबसे बड़ी पहचान है कि इस जीभ पर किनारों पर दांतों के निशान छप जाते हैं। अच्छा, दांतों के निशान। जी,
ये दिखाता है कि शरीर में पानी जमा हो रहा है और पाचन तंत्र सुस्त है। दिलचस्प बात यह है कि दांतों के निशान वाली जीभ तो कुछ और उपचारों में भी मिलती है, जैसे कि मर्क्यूरियस। आपने सही पकड़ा, मर्क्सॉल और चलेडोनियम में भी ऐसी जीभ मिल सकती है। इसीलिए सिर्फ एक लक्षण पर निर्भर नहीं रह सकते। तो पूरी तस्वीर देखनी होगी। जी, पूरी तस्वीर। हाइड्रास्टिस में इस जीभ के साथ वो गॉन फीलिंग और वो पीला रस्सी जैसा स्राव भी मिलेगा, जो इसे दूसरों से अलग करता है। सही। पाचन तंत्र से जुड़ा एक और लक्षण है कब्ज। अब कब्ज तो एक बहुत ही आम समस्या है। दस्तावेज में ऐसा क्या खास बताया गया है जो हाइड्रास्टिस को अलग करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाइड्रास्टिस की कब्ज आम कब्ज नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसमें मरीज को मर त्याग की इच्छा ही नहीं होती। दिन गुजर जाते हैं पर कोई हाजत महसूस नहीं होती। ओके। लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात दस्तावेज में बताई गई है वो है इसका जुलाब यानी लैक्सेटिव्स के दुरुपयोग से संबंध। अच्छा, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा जुलाब लेते हैं उनके लिए। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जहां लोग तुरंत राहत के लिए जुलाब पर निर्भर रहते हैं, ये उपचार उस निर्भरता के चक्र को तोड़ने का एक तरीका बताता है। ये कैसे काम करता है? होता क्या है कि बार बार जुलाब लेने से आंतें आलसी हो जाती हैं। वे अपनी स्वाभाविक गति खो देती हैं और जुलाब के बिना काम ही नहीं करती। हाइड्रास्टिस सिर्फ कब्ज ठीक नहीं कर रहा, ये आंतों को उनकी भूली हुई आदत, उनकी खोई हुई टोन वापस सिखा रहा है। ये शरीर को आत्मनिर्भर बना रहा है। ये तो सिर्फ एक लक्षण का इलाज नहीं हुआ, ये तो एक गहरी समस्या का समाधान है। हाँ, जी बिल्कुल। जब पाचन इतना कमजोर हो और शरीर भोजन से ऊर्जा नहीं ले पा रहा हो, तो इसका असर यकीनन गंभीर और लंबी बीमारियों में भी दिखता होगा। बिल्कुल सही अनुमान है आपका। क्या दस्तावेज में इस बारे में कुछ बताया गया है, जैसे कि कैंसर जैसी स्थितियों में? हाँ, जब शरीर की नींव यानी पाचन तंत्र ही कमजोर हो तो बड़ी बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। सही बात है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि हाइड्रास्टिस का उपयोग कैंसर जैसी स्थितियों में भी होता है, खासकर स्तन और पेट के कैंसर में। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो क्या? ये कैंसर का इलाज नहीं है। तो फिर इसका रोल क्या है? ये काम कैसे करता है? ये एक सहायक यानी सपोर्टिव उपचार के तौर पे काम करता है। सपोर्टिव? हाँ, इसका उद्देश्य मरीज की जीवन शक्ति और भूख को सहारा देना है। कैंसर और उसकी कीमोथेरेपी जैसी चिकित्सा अक्सर मरीज को तोड़ देती है, भूख खत्म हो जाती है। हाँ, वजन गिरने लगता है। बिल्कुल। हाइड्रास्टिस उस गॉन फीलिंग को कम करके पाचन सुधार कर मरीज की भूख लौटाता है। अच्छा। जब मरीज ठीक से खा पी पाता है तो उसकी शारीरिक शक्ति बनी रहती है। ये सीधे ट्यूमर पर काम करने के बजाय शरीर को इतना मजबूत बनाने पर काम करता है कि वो बीमारी और इलाज दोनों का सामना बेहतर तरीके से कर सके। समझ गए। मतलब ये सीधे दुश्मन से नहीं लड़ता, बल्कि अपनी सेना को मजबूत करता है। बहुत अच्छा कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये जो गाढ़े पीले चिपचिपे स्राव का पैटर्न है, ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखता होगा, जैसे महिलाओं की समस्याओं में या त्वचा पर। हाँ, ये पैटर्न सार्वभौमिक है। दस्तावेज में महिलाओं में होने वाले प्रदर यानी ल्यूकोरिया का जिक्र है, जो ठीक वैसा ही होता है, तीखा, जलन पैदा करने वाला और बहुत चिपचिपा, रस्सी जैसा। त्वचा पर भी यही कहानी है। ये सुस्त अल्सर, जिन्हें इंडोलेंट अल्सर्स कहा गया है, पर काम करता है। ये ऐसे पुराने घाव होते हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि शरीर में उन्हें भरने की शक्ति ही नहीं बची है। बिल्कुल। तो अब तक हमने हाइड्रास्टिस के किरदार को काफी हद तक समझ लिया है। एक कमजोर शरीर, गाढ़ा स्राव और एक खोखला पेट। जी। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए एक मरीज आता है और कहता है कि उसे पीला गाढ़ा बलगम है। हाँ, ये एक बहुत ही आम स्थिति है। तो यहाँ पर मतलब एक चिकित्सक के तौर पर अगला सवाल क्या पूछना चाहिए, जिससे ये साफ हो जाए कि उसे हाइड्रास्टिस चाहिए या कोई और दवा, जैसे कि काली बिच? बहुत ही उम्दा सवाल। और यहीं पर एक अच्छे चिकित्सक की परख होती है, क्योंकि दोनों में ही स्राव तो वैसा ही है। बिल्कुल, ऊपर से देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन शैतान तो बारीकियों में छिपा है। तो वो पहली बारीकी क्या है? पहली बारीकी स्राव के चरित्र में ही है। हाइड्रास्टिस का स्राव गाढ़ा और चिपचिपा रोपी होता है, लेकिन काली बिच का स्राव सिर्फ रोपी नहीं बल्कि स्ट्रिंगी और इलास्टिक होता है। स्ट्रिंगी मतलब उसे रुमाल से साफ करने पर वो एक लंबे मजबूत धागे की तरह खिंचता चला जाएगा, टूटेगा नहीं। अच्छा। ये धागे जैसा खिंचना काली बिच की पक्की पहचान है। हाइड्रास्टिस में ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और पेट के लक्षणों में क्या फर्क है? यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है।
हाइड्रेस्टिस में हमने बात की उस अजीब से खालीपन की, जो खाने के बाद भी बना रहता है। हाँ। इसके ठीक उल्टा, काली बिज के मरीज को खाना खाने के तुरंत बाद पेट में भारीपन और बोझ महसूस होता है, जैसे पेट में पत्थर रख दिया हो। ओके। उसे लगता है कि खाना पच ही नहीं रहा, बस पेट में पड़ा हुआ है। एक में खालीपन है, दूसरे में बोझ। बिल्कुल। और जीभ, क्या जीभ भी हमें कोई सुराग देती है? जीभ तो कहानी साफ कर देती है। हाइड्रेसिस की जीभ बड़ी, ढीली, चिपचिपी, पीली और दांतों के निशान वाली होती है, जबकि काली बिज की जीभ अक्सर सूखी, लाल, चिकनी या फिर नक्शे जैसी मैप टंग हो सकती है। अच्छा, तो बहुत फर्क है। जी, तो आप देख सकती हैं कि सिर्फ एक लक्षण, पीला स्राव, के आधार पर फैसला करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। ये तो बिल्कुल जासूसी का काम है, छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर असली अपराधी तक पहुंचना, कह सकते हैं। एक और बात जो मुझे इस दस्तावेज में बहुत दिलचस्प लगी, वो है इसकी विषनाशक क्रिया, यानी एंटीडोटल एक्शन। हाँ, ये हाइड्रेस्टिस का एक और शक्तिशाली पहलू है। ये मर्क्यूरियस और क्लोरेट ऑफ पोटाश के दुष्प्रभावों को बेअसर करता है। अच्छा। पुराने समय में जब पारा आधारित दवाओं का बहुत इस्तेमाल होता था, तो उनके साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए ये एक लाजवाब उपचार था। तो ये उन साइड इफेक्ट्स को कैसे ठीक करता है? अगर मर्क्यूरियस के ज्यादा इस्तेमाल से मुंह में बहुत लार बन रही हो, छाले हों या वैसी ही बड़ी चिपचिपी जीभ हो जाए, तो हाइड्रेस्टिस उसे ठीक कर सकता है। ओके। दस्तावेज में कोनियम और फाइटोलैक्का से भी इसकी तुलना है। हाँ, स्तन की कठोर गांठों के संदर्भ में तीनों ही दवाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनके बाकी लक्षणों ने अलग करते हैं। और पल्सिटिला? पल्सिटिला से भी इसकी तुलना पीले हरे स्राव के लिए की जाती है, लेकिन दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि हाइड्रेस्टिस में पल्सिटिला जैसी भावनात्मक प्रोफाइल नहीं होती। मतलब वो रोने वाली, सांत्वना चाहने वाली प्रकृति? जी, वो नहीं होती, और ना ही खुली हवा में बेहतर महसूस करने वाला लक्षण होता है, जो पल्सिटिला की पहचान है। अब जरा इसके व्यावहारिक उपयोग पर आते हैं। दस्तावेज में इंदौर क्लिनिक संदर्भ के आधार पर कुछ बहुत ही ठोस सुझाव दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है। जैसे कि इसकी मात्रा यानी डोज कैसे तय की जाए। दस्तावेज के अनुसार बलगम या नज़ले जैसी स्थितियों के लिए जहां हमें स्राव पर काम करना है, वहां निम्न पोटेंसी यानी 1x से 3x का सुझाव दिया गया है। और कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों के लिए जहां हमें शरीर को सहारा देना है, उन स्थितियों में टिंचर की कुछ बूंदें यानी ड्रॉप डोजेस देने की सलाह दी गई है। यहाँ मकसद किसी लक्षण को तेजी से दबाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शरीर की शक्ति को मजबूत करना है। बिल्कुल। एक और बहुत दिलचस्प बात है इसका स्थानीय उपयोग, मतलब इसे सीधे त्वचा या घाव पर लगाना। जी, और इसकी पुरजोर सलाह दी गई है। दस्तावेज कहता है कि खराब या सुस्त अल्सर को धोने के लिए या पोस्ट नेजल ड्रिप में राहत के लिए स्प्रे के रूप में इसका घोल बनाकर इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। अच्छा। इसके लिए एक हिस्सा दवा को 10 हिस्से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने को कहा गया है। ये सीधे तौर पर उन चिपचिपे स्रावों को साफ करता है और स्थानीय रूप से आराम पहुंचाता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो हाइड्रेसिस की पहचान है उसका अनोखा, गाढ़ा, पीला और रस्सी जैसा स्राव। बिल्कुल। ये उन लोगों का उपचार है जिनका शरीर थक चुका है, जिनकी जीवन शक्ति कम हो गई है, पेट में वो कभी न मिटने वाली गॉन फीलिंग और जुलाब के दुरुपयोग के बाद होने वाली जिद्दी कब्ज। इसके कुछ ऐसे खास लक्षण हैं जो इसे भीड़ से अलग करते हैं। आपने इसके पूरे किरदार को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाएं जो उन्हें इस विषय पे और सोचने के लिए प्रेरित करे। जरूर। दस्तावेज में ये बताया गया है कि हाइड्रेस्टिस जुलाब के दुरुपयोग के बाद होने वाली कब्ज में बहुत प्रभावी है। ये हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ पारंपरिक या पुराने उपचार आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों को संतुलित करने या ठीक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विचार है। जी, ये सिर्फ एक उपचार की जानकारी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों के बीच एक संवाद की संभावना को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के कारण पैदा हुई समस्याओं का समाधान दे सकता है। सही। आज के दौर में जहां हम अक्सर एक ही रास्ते पर चलते हैं, ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य की पहेरी को सुलझाने के लिए कई बार अलग अलग नजरियों को साथ लाना कितना जरूरी है।